दोस्तों नमस्कार। इस सीजन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह के बाद हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं। आपको बता देना चाहेंगे कि ई सृजन का प्रमुख उद्देश्य सृजनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, साथ ही साथ सृजन से संबंधित गतिविधियों को आपके साथ शेयर करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कृतियां या आपकी रचनाएं इसमें शामिल हों, तो आप हमें अपनी रचनाएं वीडियो भेज सकते हैं। यह बिल्कुल निःशुल्क है। आज हम आपके साथ एक हृदय स्पर्शी कहानी शेयर करने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है प्रोग्रेस रिपोर्ट। यह बाल मनोविज्ञान पर तो आधारित है ही, इसके साथ ही साथ शिक्षिका और छात्र के रिश्ते पर आधारित यह मर्म स्पर्शी कहानी। निश्चित रूप से यह कहानी आपको पसंद आएगी। आपको बता देना चाहेंगे कि यह कहानी लगभग 80 के दौर की है, जबकि मोबाइल संस्कृति नहीं थी। एक प्राथमिक स्कूल में अर्चना नाम की एक शिक्षिका थी। वह कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उनकी एक आदत थी, वह कक्षा में आते ही हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जिसका नाम था राजू। राजू मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल बिखरे होते, जूतों के बंद खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान होते थे। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। मैडम की नजर में वह बहुत ढीठ था, जो उनको फूटी आंख भी नहीं भाता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से साफ पता लगता रहता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है, यानी कि प्रेजेंट बॉडी बट एब्सेंट माइंड। कहने का तात्पर्य है कि वह कक्षा में होते हुए भी एक प्रकार से कक्षा में नहीं रहता। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। राजू की बहुत सी बुराइयों और आदतों को नकारात्मक उदाहरण के तौर पर सबके सामने रखा जाता। कक्षा के सब बच्चे उसका उपहास उड़ाते, उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम तो जैसे उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती थी। हालांकि राजू ने न कभी किसी बात का प्रतिवाद किया और न ही कभी कोई जवाब दिया। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में वह खाली नजरों से उन्हें देखा करता और अंत में सिर झुका लेता। मैडम के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता था राजू। उसकी ऐसी आदतें और व्यवहार को देखकर अब धीरे धीरे मैडम को उससे नफरत होने लगी थी। तिमाही परीक्षा समाप्त हो गई और मैडम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में उसकी सभी बुरी आदतों का उल्लेख किया। प्रशंसा का कोई शब्द न था। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने जाया करती थी। राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट पहले हेडमास्टर के पास गई तो उन्होंने मैडम को बुला लिया। हेडमास्टर बोले, मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रगति भी लिखनी चाहिए थी। आपने तो जो कुछ लिखा है, राजू के पिता इससे बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने सख्त लहजे में कहा, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। इतना कहकर वे वहाँ से उठकर चली गईं। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन हेडमास्टर साहब ने कुछ विचार किया और उन्होंने चपरासी को बुलाकर एक फाइल दी और कहा कि इसे मैडम की डेस्क पर रख आए। मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो फाइल पर नजर पड़ी। पलट कर देखा तो उसमें राजू की पिछली प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी थी। पिछली कक्षाओं में भी राजू का निश्चय ही यही हाल रहा होगा। मैडम यह सोचते सोचते रिपोर्ट देखने लगी। यह कक्षा 3 की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट राजू की तारीफों से भरी पड़ी थी। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। रिपोर्ट में टिप्पणी की गई थी, राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्र और शिक्षकों से गहरा लगाव रखता है। कक्षा 3 के वार्षिक परिणाम में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली।
दूसरी तिमाही की रिपोर्ट में लिखा था, राजू के ऊपर उसकी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव पड़ रहा है, उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। रिपोर्ट में आगे लिखा था, राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है, घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। आगे मैडम रिपोर्ट के बारे में कुछ सोच रही थी कि उन्हें फाइल में एक कागज मिलता है जिसमें हेडमास्टर साहब का एक नोट लिखा था। अब राजू की माँ मर चुकी है, साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम का माथा एक अनजाने बोझ से लद गया। कांपते हाथों से उन्होंने फाइल बंद की। उनकी आंखों से अनायास ही आंसू झरने लगे, मानो एक बड़ा बांध दरक गया हो। बड़ी मुश्किल से वे अपने आप को संभाल पाई। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपना रोजाना वाला वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी सच नहीं बोल रही हैं। उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आ गया था। उनके मन में राजू के लिए जो नफरत थी वह हमदर्दी में बदल गई थी। आज वे उलझे बालों और गंदे कपड़े पहनने वाले राजू के प्रति अपने दिल में प्यार महसूस कर रही थी, और यह शायद पहले किए गए अपने व्यवहार का पश्चाताप ही था कि आज राजू का महत्व कक्षा में बैठे अन्य किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाने के दौरान उन्होंने रोजाना की तरह एक सवाल राजू पर दागा, और जैसा कि हमेशा की तरह होना था, राजू ने बिना कोई जवाब दिए सिर झुका लिया। उसे मालूम था कि मैडम डांटने वाली हैं और सभी बच्चे ठहाका लगाकर उसका उपहास उड़ाने वाले हैं। रोज की तरह वह इसकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कुछ क्षणों तक न मैडम के डांटने की आवाज आई और न ही कोई हंसा। जब कुछ देर तक मैडम के डांट, फटकार और सहपाठियों से हंसी की आवाज उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से उनके चेहरे पर आज क्रोध का भाव न था, वह मुस्कुरा रही थीं। राजू कुछ समझने का प्रयास करता उसके पहले ही उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया और सवाल का जवाब बताकर दोहराने के लिए कहा, पर राजू ने नहीं दोहराया। उन्होंने डांटने के बजाय राजू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और 3-4 बार आग्रह किया, तो उसने दोहरा दिया। उसे लगा जैसे उसकी माँ ने हाथ फेरा हो। उसके जवाब देते ही मैडम खुश होकर ताली बजाने लगी और फिर अन्य सभी बच्चे भी। हालांकि राजू अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर वह दोहराता और उसकी खूब सराहना करती। राजू की अच्छाइयों को अब कक्षा में गिनाया जाने लगा था। इसका सकारात्मक और गहरा प्रभाव राजू या इस उम्र के बच्चे पर पड़ना ही था। हुआ भी वही। जो राजू अपनी माँ की मौत के बाद गुमसुम और शांत रहने लगा था, वही मैडम के सकारात्मक व्यवहार के कारण कक्षा में सहभागिता बढ़ाने लगा। उसके चेहरे पर चमक भी लौटने लगी थी। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और परीक्षाएं भी हो गईं। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए खूबसूरती से पैक किए हुए सुंदर उपहार लेकर आए और टेबल पर उपहारों का ढेर लग गया। इन उपहारों में एक पुराने अखबार में लिपटा उपहार भी था। बच्चों के साथ ही मैम भी जान चुकी थी कि यह उपहार किसका होगा। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। मैडम ने उपहार के इस छोटे से ढेर में से अखबार में लिपटे उपहार को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। यह दृश्य देखकर सब बच्चे हैरान रह गए। खुद राजू भी हैरान था।
आखिर राजू से रहा न गया और मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर सोचने के बाद संकोच बस वह अटक अटक कर बड़ी मासूमी से बोला, मैडम आज तो आप में मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनना था कि मैडम की आंखों से अनायासी गरम गरम आंसू गिरने लगे और झपट कर उन्होंने राजू को गले से लगा लिया। राजू को लगा जैसे उसे माँ मिल गई हो। कुछ समय बाद परीक्षा का परिणाम भी आ गया। राजू ने कक्षा 5वीं में दूसरा स्थान हासिल कर लिया था। राजू के जीवन में यह बदलाव निश्चय ही क्लास टीचर की सूझबूझ, निष्ठा और उसके प्रति सोच में बदलाव का परिणाम था। यही कारण है कि टीचर को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है और दैनिक की महती आवश्यकता भी है। यह स्कूल प्राथमिक ही था, सो अब उसे यहाँ से जाना ही था माध्यमिक स्कूल में दाखिले के लिए। राजू परीक्षा परिणाम और टीसी लेने स्कूल गया। उसने मैडम के चरण छुए, आशीर्वाद लिया और उनका पता भी। राजू में आए बदलाव की वजह से हेडमास्टर जी भी काफी खुश थे। उन्होंने मैम की तरफ आभार की दृष्टि से देखा। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। साल के अंत में मैडम को राजू का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, इस साल कई नए टीचर से मिला मगर आप जैसा कोई नहीं। मेरा क्लास में पहला नंबर आया है। पढ़कर मैडम को काफी खुशी भी हुई और संतोष भी। खतों का यह सिलसिला जारी रहा पर 12वीं पास के बाद अचानक थम गया। कुछ साल आगे मैडम रिटायर हो गईं। राजू भी शायद मैडम को भूल चुका था। एक दिन मैडम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो दहलीज पर एक पत्र मिला। देखा तो राजू की लिखावट थी। उन्होंने पत्र को खोला जिसमें लिखा था, चरण स्पर्श। इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। निमंत्रण कार्ड संलग्न है। पत्र के अंत में लिखा, एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं। नीचे लिखा था, आपका डॉक्टर राजू। पत्र के साथ आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज न रोक सकी। उन्होंने अपने पति की अनुमति ली और वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गईं। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पर पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा। दूसरी ओर मुहूर्त निकला जा रहा था। सभी आगंतुक भी राजू को समझा रहे थे, जिसमें शहर की प्रसिद्ध हस्तियां भी थीं, पर राजू मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसे विश्वास था कि जिसके आने का वह इंतजार कर रहा है वह जरूर आएगा। सबको मालूम था कि कोई आने वाला है जिसका इंतजार प्रसिद्ध डॉक्टर राजू कर रहे हैं, पर किसी को नहीं मालूम था कि आखिर वह शख्स है कौन। राजू शहर का प्रसिद्ध डॉक्टर बन चुका था। उसका काफी नाम था। राजू को काफी समझाकर सभी लोग थक चुके थे। पंडित जी भी थक गए थे, सो वे भी इंतजार करने लगे। मैडम ने देखा और समझ गई कि राजू समारोह में शादी के मंडप की बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा है। फिर सबने देखा, जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका चरण स्पर्श किए और उसकी नजर उनके हाथ की कलाई पर गई। मैडम आज भी वह माँ का पुराना कंगन पहनकर आई थी, जिसे उसने कक्षा 5 में उपहार के रूप में दिया था। उसने उनका हाथ पकड़ा और मंच की ओर आदर पूर्वक ले गया। यह जानकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और प्रसिद्ध हस्तियां भी उनका इंतजार कर रही थी। राजू ने माइक हाथ में लेकर उनका परिचय कराते हुए कहा, दोस्तों, आपको कुछ इंतजार करना पड़ा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जिनका मैं जानकर और आप अनजाने में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे यही है मेरी मैडम माँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। ध्यान से देखो, यही है दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर मेरी प्यारी सी माँ। इसके बाद उसने संक्षेप में सभी को पूरी कहानी बताई। एक शिक्षक और शिष्य की यह भावुक कहानी को सुनकर सभी की आंखों में आंसू भी आ गए और आज वे ज्यादा अच्छे से जान पाए थे कि एक शिष्य के जीवन में शिक्षक की कितनी अहम भूमिका होती है। सभी आदर से उन दोनों की ओर देखे जा रहे थे। यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या
सीख ली। आपके कमेंट्स हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे। दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आप जरा सा भी ध्यान, प्यार और स्नेह देकर नया जीवन दे सकते हैं। यह कहानी मूलतः किसकी है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन बहुत ही प्रेरणादायी कहानी थी, इसलिए आपके साथ शेयर किया। इसमें कुछ तब्दीलियां जरूर मैंने की थी, लेकिन भाव पूरी तरह उस कहानी के अनुसार ही है। ई सृजन को अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस कहानी को पहुंचाइए। डॉक्टर संजय कुमार गुप्त को इजाजत दीजिए। हम फिर एक नई कविता या कहानी के साथ अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, जय हिंद।